दोस्तों स्कूल में हम लोगों को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया जरूर गया था, बट रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में कभी नहीं बताया गया। काश टीचर्स ने हमें ये सिखाया होता। अगर तुम किसी कंपनी में 2005 में 2 रुपये रखोगे तो आज के डेट में उसका वैल्यू 4000 रुपये में पहुंच जाएगा। मतलब तुम्हारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 2000% से ग्रो कर जा रहा है। शायद हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल एप्लीकेशन पता चलता। तो एक्चुअली में पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है? दो फ्रेंड का एग्जाम्पल ले लेंगे, अमर और प्रेम। दोनों को बोनस मिलता है और दोनों एक फंड में निवेश करते हैं जहाँ पे 10% का एनुअल फिक्स्ड रिटर्न है। तो अमर थोड़ा ऐसे सोचता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और हर साल अपना इंटरेस्ट का पैसा उठा के कुछ ना कुछ खरीदता रहता है। तो 1 साल बाद जब अमर को 2000 रुपये मिलते हैं एज एन इंटरेस्ट, तो वो उसको विदड्रॉ कर लेता है और एक गॉगल खरीद लेता है। सेकेंड टाइम वो शूज खरीद लेता है। थर्ड टाइम वो कुछ कपड़े खरीद लेता है और ऐसे चलता रहता है। लेकिन प्रेम का सोच ये है कि यार लड़का लड़की पे तो बोझ नहीं बन सकते, तो अपने पास कुछ कॉर्पस होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। इसीलिए वो ये पैसा को उठाता नहीं है। तो एज ए रिजल्ट प्रेम का इंटरेस्ट भी अगले साल 10% का इंटरेस्ट कमाता है और ऐसे साल दर साल चलते रहता है। फिर 20 साल बाद अमर के पास वही 20,000 ही रुपए हैं, लेकिन वो 40,000 इस 20 सालों में खर्च कर चुका है। और प्रेम का 20,000 रुपये 20 साल बाद 1,34,550 रुपीज पे ग्रो कर चुका है। कैलकुलेशन आपके सामने है। देखिए दोनों ही अपने जगह पे सही है। अमर जो जिंदगी के बारे में सोचता है यार आज जी लेते हैं कल हो ना हो, तो वो जिंदगी को सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से जीता है और प्रेम कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से तो ये क्लियर होता है, अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो कंपाउंडिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। 1 इज प्रिंसिपल, सेकेंड इज रेट ऑफ रिटर्न एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। तो दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न के इम्पैक्ट को एक बार फिर से एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। प्रेम थोड़ा कंजर्वेटिव है, तो वो 20,000 रुपए से एक बैंक में एफडी खोलता है जहां पे फिक्स्ड रिटर्न है 10% हर साल 20 साल के लिए। और अमर यार मेरी उम्र ही क्या है, जो होगा देखा जाएगा, रिस्क लेते हैं बोल के निफ्टी 50 इंडेक्स में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है एज ए लमसम। तो 20 साल बाद प्रेम को वही 1,34,550 ही मिलता है, लेकिन अमर को 4,27,570। ऐसा क्यों? बिकॉज अमर को 16.55% का रेट ऑफ रिटर्न मिला है थ्रू आउट दिस 20 ईयर और प्रेम को 10% पहले की तरह। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इवन 1% का रेट ऑफ रिटर्न में डिफरेंस भी अगर सेम टाइम पे रखा जाए तो कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों को ये तो पता चला कि रेट ऑफ रिटर्न काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पार्ट ऑफ कंपाउंडिंग में। लेकिन स्टॉक्स में ये कंपाउंडिंग कैसे काम करता होगा? बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है उसको कंपनी के मैनेजमेंट वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं अपने एसेट्स को बिल्ड करने के लिए, और आगे जाके जब वो एसेट्स कमाना चालू करता है तो यहाँ पे दोस्तों एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है जिसके वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से तो इससे ज्यादा रिटर्न मिलता। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक पिक करने के लिए हम लोगों को फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों एनालिसिस आना चाहिए, कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ना आना चाहिए, काफी नॉलेज का जरूरत है दोस्तों। अगर बाई चांस कोई गलती हो गया तो शेयर मार्केट में नेगेटिव कंपाउंडिंग भी एप्लीकेबल होता है सेम तरीके से। नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में जानेंगे विच इज टाइम। दोस्तों टाइम को समझने के लिए फिर से वही एग्जाम्पल को लेंगे। ये ग्राफ अमर के इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईयरली व्यू पे ये काफी स्मूथ एक अपवर्ड कार्व आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसको मंथ में स्विच करते हैं तो ये एक्चुअली में आपको पर मंथ का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको दिखा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें काफी सारे डिप्स हैं। मेनली इस डिप्स हम लोगों के लॉस को दर्शाता है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए लॉस अगर होता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है जो बचा कुचा है उसको कम से कम सेव कर लेते हैं, तो रिडीम करके निकल जाता है। और यहीं पे दोस्तों सबसे बड़ी गलती हो जाती है, हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम नहीं देते हैं।
जैसा कि मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने भी कहा है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे मनी इम्पेशेंट बंदे के पॉकेट से एक पेशेंट बंदे के पॉकेट में ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों को तभी देखने को मिलेगा जब हम लोगों में पेशेंस है। अगर कंपाउंडिंग 8th वंडर है वर्ल्ड का, तो पेशेंस 9th वंडर है। इस टेबल पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट हम लोगों को दिखता ही नहीं है। एटलीस्ट 10 साल के बाद कंपाउंडिंग के एक्चुअल पावर के बारे में पता चलता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में ये पेशेंस ही नहीं है कि वो इतना देर तक होल्ड कर पाए, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूअसली फ्लैक्चुएट कर रहा है और कोई भी नॉर्मल इंसान को अगर लॉस दिखेगा और वो डिसीजन लेगा सेल करने का या फिर रिडीम करने का, और वहीं पे गलती हो जाता है। बिकॉज कोई हम लोगों को ये आके बताता नहीं है कि जो भी लॉस दिख रहा है वो ओनली पेपर पे दिख रहा है। जब हम इसको सेल कर देंगे तो वो एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉमन सेंस उस टाइम पे हमारे दिमाग में नहीं आता है। बिकॉज अगर पॉकेट से 10 रुपए भी खो जाता है तो हमको कैसा फीलिंग होता है। सोचिए किसी का 1,17,000 रुपए अगले साल में अगर हाफ में आ जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो हमने देखा दोस्तों, रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू वर्क। लेकिन दोस्तों, एक चीज बाकी रह गया, दैट इज थर्ड कंपोनेंट विच इज प्रिंसिपल। यस दोस्तों, कंपाउंडिंग के पावर को एक्चुअली में रियलाइज करने के लिए फर्स्ट हैंड में आपके पास पैसा होना चाहिए, और फर्स्ट हैंड में अगर आपको प्रिंसिपल बिल्ड करना है तो आप लेफ्ट वाला वीडियो को चूज कर सकते हैं जहाँ पे मैंने एसेट बिल्डिंग के बारे में बात किया है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप राइट वाला वीडियो को चूज कर सकते हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट होगा, इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर योर टाइम।